नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेजस सर फॉर क्लास 10th पे। जैसा कि कल हमने जो है आप लोगों के सामने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया था और आप लोगों से हमने वादा किया था कि हर एक रोज़ जो है आपके सामने जो है यानी कि सुबह 7:30 बजे जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोगों से हमने ये भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्या आपने किया? अगर नहीं किया तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे सर, क्योंकि ये हमने एक नया जर्नी शुरू किया है। इसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा जर्नी पूरा होने वाला नहीं है। तो बस कल की ही तरह हम लोगों का वही सब बातें हैं कि आइए करते हैं 100 ऑब्जेक्टिव याद। तो हम लोग साथ में मिल करके किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, याद करना है, उन पे हम लोग खास करके जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि शुरू करने से पहले हम लोग गणेश जी के चरणों पर सादर नमन कर लेते हैं और गणेश जी से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि आप लोगों के जीवन में जो है सारे काम जो है अच्छे ढंग से और शुभ तरीके से हो जाए, ताकि आप जीवन में हर वो उन ऊंचाइयों को छू पाए जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज का मैं मोटिवेशन बोल देता हूं कि थोड़ा सब्र कर, अभी इम्तिहान की बारी है ना। क्या कर रहा है? थोड़ा सब्र कर, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सब्र कर, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा ले अब तेरी बारी है, ले अब तेरी बारी है। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल का जो बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा कौन था? अच्छा, मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पेन सेलेक्ट हो गया। गिरधर लाल का बेटा कौन था? खोखा, कासू, मदन या आलो? तो गिरधर लाल का बेटा जो था वो मदन था। कौन था? मदन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इनको बार बार रिपीट करेंगे। जैसे गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो मदन था। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा नाउम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा था। नाउम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा मदन था, खोखा था, रजनी था या शेफाली था? तो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा जो था वो खोखा था। कौन था? खोखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इनसे आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो मछली, विष के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी या अक्षरों की कहानी? तो नलिन विलोचन द्वारा जो लिखित कहानी निम्न में से है विष के दांत। कौन सा है? विष के दांत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विष के दांत कहानी की रचयिता कौन है? अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र या मैक्स मुलर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अच्छा, आप लोग जो है कितना ऑब्जेक्टिव को सही कर पाते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव, या अगर सही नहीं कर पाते तो इनको बार बार इस वीडियो को रिपीट करके आप लोग देखेंगे, ताकि आपको आपको ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे से याद हो जाए। और एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप लोगों को वीडियो लगता कैसा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, ताकि मैं भी एक अलग एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आऊँ और अच्छे से ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? दुत्कार, प्यार, मार या फटकार? तो मदन के लिए जो मार खाना मामूली बात था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, घटना, परिचित या क्रूरता? तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है सर? परिचित। ठीक है, आगे फिर देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लीलावती, रत्नावती, कमलावती या प्रभावती? तो लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम जो था वो रत्नावती नाम था। क्या नाम था? रत्नावती। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है सेन साहब की 5 लड़कियां जो कैसी थी? उद्दंड, नासमझ, मूर्ख या सुशील? तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी वो सुशील थी। सेन साहब की 5 लड़कियां क्या थी? सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं मदन किसका बेटा था? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। यही क्वेश्चन को आपको शायद शुरू में जो है इस तरह से था कि गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो मदन। फिर मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। तो क्वेश्चन वही है, बस घुमा के थोड़ा पूछ लिया है। आगे फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन या विष के दांत तथा अन्य कहानी से, कुहासा से या मौत से? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही आंसर हो जाएगा, विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। आगे देख लेते हैं सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों किनकी बेटियां थी? तो किनकी बेटियां थी? वो गिरधर लाल की, सोफर की, सेन साहब
साहब की या पत्रकार महोदय की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। ये पाँचों जो है किनकी बेटियाँ थी, वो सेन साहब की बेटियाँ थी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, सफ़ेद, काली, नीली या लाल। तो सेन साहब की मोटर गाड़ी जो है वो लाल रंग का था। अच्छा, थंबनेल पे आप लोगों ने शुरू में देखा कि विद ट्रिक के साथ, है ना। आइए करते हैं एक ऑब्जेक्टिव याद विद ट्रिक के साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे सर मैं ट्रिक की फिर चर्चा कहाँ कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर आपने तो लिखा कि ट्रिक, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक इनका यही है सर, आप क्वेश्चन आंसर जो है बार बार रिपीट किया करिए। रिपीट ये कि मतलब आप जैसे मान लीजिए सेन साहब की गाड़ी जो किस रंग की थी, काली रंग की। फिर आपने जो पीछे का जो क्वेश्चन पढ़ा, वो पीछे का क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा कि मतलब सेन साहब की पाँचों लड़कियाँ कैसी थी, तो वो सुशील थी। उनके बाद फिर और कुछ पढ़ा जैसे कि गिरधर लाल का बेटा कौन था, मदन था। उनके बाद नाउमीद बुढ़ापों की आंखों का तारा जो है कौन था, तो खोखा था, है ना। और मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मार खाना मामूली बात था। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपने पढ़ता, आप मतलब जिस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं उस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया करिए, ताकि मतलब वो क्वेश्चंस जो है बिना ऑप्शंस क्या उसका आप आंसर बोल पाए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का जो है लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था। तो मदन ने, कासू ने, सोफर ने, या इनमें से सभी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कासू, यानी कि खोखा का ही दूसरा नाम कासू भी उनको बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है किसके लिए घर में जो है अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी, खोखा के लिए, मदन के लिए, या बेटियों के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो बेटियों के लिए घर में जो है अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था भी थी और यहाँ पे मतलब दूसरी तरह की शिक्षा भी थी, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं। खोखा वो मतलब मन का राजा था, जो करना होता था वो कर जाता था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे। तो ये नलिन बिलोचन शर्मा थे। कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के जो है पिता का नाम क्या था। तो पंडित राम अवतार शर्मा। क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, पंडित राम अवतार शर्मा, या पंडित राम अवतार शर्मा के पुत्र का नाम क्या था, तो नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, इस तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है। आगे कह रहा है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंडिया मोटर कार थी इंजीनियर साहब की, अखबारन बीस की, या पत्रकार महोदय की, या सेन साहब की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा गाड़ी किनका था? तो सेन साहब का था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे, 1 2 3 4। तो आप लोग बताएंगे मदन जो है खोखा के कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार जो है किसकी थी? गिरधर लाल की, सेन साहब की, मदन की, या सफर की। तो 20 के दांत कहानी में जो मोटर कार जो है वो किनका था? तो ये था सेन साहब की। किनका था? सेन साहब का। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ मतलब वीडियो जो है आप लोग जो देख रहे हैं कैसा लग रहा है? अगर पता चल रहा है कि ठीक ठाक लग रहा है तो सर आप कमेंट तो एक करके जाएंगे। ठीक है, और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करेंगे। अच्छा, यहाँ हमने लिखा है 230/230। तो इनके बारे में हमने अभी चर्चा नहीं किया, इस वीडियो पे मैं चर्चा कर दूँ। ये 230/230 का हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जो हमें क्लास 10th पे जो है 230 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 230 नंबर का जो सब्जेक्टिव पूछता है, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो हमने मिशन बनाया है कि 230 में से 230 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों का पूरा क्या होना चाहिए सर? कंप्लीट होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि वहाँ एग्जाम पे आप 230 का 230 ऑब्जेक्टिव को क्या करके आए? सही करके आए। तो इनके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प मीन्स क्या? आप जैसे मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो सर आपकी भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरा थोड़ा सा एक सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट ये कि इस वीडियो को पूरा बिहार के हर उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जिन बच्चों का टारगेट है 450 प्लस मार्क्स लाने का। तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि 230 में 230 मार्क्स अगर आपका नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिख करके जाना होगा लिख के जाएंगे। लेकिन आपका मतलब मेरा शर्त यही रहेगा कि आपको टोटल वीडियो जो है ईमानदारी पूर्वक देखना पड़ेगा और उस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी ये मतलब हो पाएंगे। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन इस पे बचा हुआ है हिंदी पे कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल जो है मदन को क्या करता है? गुस्सा करता है, पिटाई करता है, या लपक कर जो है मदन को हाथों से उठा लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। लपक कर जो है मदन को क्या करता है? हाथों से उठा लेता है। तो ये हम लोगों ने आज फिर से जो है 20 क्वेश्चन हिंदी का क्या कर लिया सर? प्रैक्टिस कर लिया। आगे हम लोग अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगला सब्जेक्ट में हम लोग संस्कृत के बारे में प्रैक्टिस करेंगे सर। किन के बारे में? संस्कृत। तो संस्कृत का भी 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का
होने वाला है इस पीपीटी में। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं या वैमन्य भाव से रहते हैं या शत्रुत्व भाव से रहते हैं या कपट भाव से रहते हैं। तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में जो रहते हैं वो एकत्व भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन से भाव से रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए, पितृभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए या देव भक्ति होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सर, देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेब वगैरह लेकर के तब आप लोगों को मैं समझाऊं तो कुछ ज़्यादा ही बेटर लगेगा। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे कर लेना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, ये वाला सेब ले लेता हूँ, उनके बाद जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जो आगे कह रहा है कि भारत में पाठ में जो है पुराणों से कितने पद संकलित है, 5, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर इनका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2 इनका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं देख लेता हूँ। फिर आगे कह रहा है कि भारत भूमि जो है किससे सेवित है, क्षेत्र से, कमल से, सागर पर्वत निर्झर से, है ना, सागर पर्वत निर्झर नदियाँ से या शत्रु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर पर्वत निर्झर से। ठीक है, सागर पर्वत निर्झर नदियाँ सबों से ये क्या है, भारत हमारा, मतलब भारत जो है किससे सेवित है, तो सागर पर्वत निर्झर नदियाँ इन सब से हमारा भारत क्या है सर, सेवित है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। आगे फिर देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की महिमा जो है कहाँ गाई जाती है, मंदिर में गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है, एकत्र गाई जाती है, प्राचीन में गाई जाती है। तो इनका महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। कहाँ गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। ठीक है, कहाँ गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, भारतवर्ष को, जापान को, यूनान को, श्रीलंका को। तो ऐसा जो है किनको कहा गया है सर, भारतवर्ष को कहा गया। किनको कहा गया है, भारतवर्ष को कहा गया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो क्या होगा, माम, अहम, अस्माभि या मैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्माभि। क्या हो जाएगा, अस्माभि। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि भारतीय धारा कैसी है, अशोभना, विशाला, अशोभनीय या मलिना। तो भारतीय भूमि सर विशाला यानी कि बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा, विशाला। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहो अमिशाम से लिया गया अस्पिरा हिना किस पुराण से है, भागवत पुराण से, शिव पुराण से, महाभारत से या रामायण से। अहो अमिशाम से लिया गया अस्पिरा हिना जो है किस पुराण से है, तो ये आपका हो जाएगा शिव पुराण से। किससे हो जाएगा, नहीं शिव पुराण से नहीं हो जाएगा सर, भागवत पुराण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। थोड़ा सा आप लोग मुझे समय देंगे, मैं इनमें देख लेता हूँ, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। तो इनका ऑप्शन नंबर ए सर, भागवत पुराण से सही आंसर है। अहो अमिशाम से लिया गया जो है अस्पिरा हिना जो है किस पुराण से है, तो ये भागवत पुराण से। आप लोग मतलब ध्यान पे रखेंगे। देखिए मिस हो सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि सबो ऑब्जेक्टिव हम लोग साथ पे मिलकर के करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। तो थोड़ा बहुत कहीं मिस होगा तो मैं लेकिन गलत नहीं बताऊँगा, वो हमने सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है सर। जहाँ हमें लगेगी कि मुझे इस आंसर पे डाउट है तो मैं खुद उनको देख करके उनके बाद आप लोगों को मैं 100% जो सही आंसर रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे देख लीजिए। अगला कह रहा है कि पुराण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास या चाणक्य। तो पुराण के रचनाकार वेदव्यास है। कौन है, वेदव्यास जी है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या मित्र भक्ति या शत्रु भक्ति। तो हम सबों का कर्तव्य होता है सर देशभक्ति। जिस देश पे रहते हैं उस देश के प्रति आपके अंदर जो है समर्पण की भावना रहना चाहिए। जिस देश में आप रहते हैं उस देश के प्रति आपके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना रहना चाहिए। यही हमारा क्या रहता है, परम कर्तव्य रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास चौधरी या डॉक्टर रामविलास चौधरी। ये तो मक्खी भी बोर्ड को चलाने लग जाता है जी। अच्छा देखिए, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास चौधरी या डॉक्टर गिरजानंद मिश्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा, उमाशंकर मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उमाशंकर मिश्र। मैं एक बार फिर भी देख लूँ, 32 का बी नंबर, उमाशंकर मिश्र इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, अनेकता भाव से, एकता भाव से, शत्रुवत भाव से या मूर्खवत भाव से। कौन सा भाव से, मूर्खवत भाव से। तो इनका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ के सारे लोग जो है कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, वन भूमि, जल, भारत भूमि या अमेरिका। तो ऐसा कौन सा भूमि है सर, ऐसा भारत भूमि है ना। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, भारत भूमि। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो भारत भूमि। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि
अयम निर्मला, यहाँ जो है क्वेश्चन जो है ये कलर नहीं हो पाया है मिस से, चलिए कोई नहीं। अयम निर्मला खाली जगह वहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महा पाठ से, शास्त्रकारा पाठ से, नीति श्लोका पाठ से या मंगलम पाठ से? तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत महा पाठ से। कौन से पाठ से? भारत महा पाठ से। ठीक है, समझ रहे बात को। आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात यह पद किस पुराण से उद्गृत है? नारद पुराण से, विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, गरुड़ पुराण से? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किससे है? तो विष्णु पुराण से। गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात, गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात जो है किस पुराण से संकलित है? सर विष्णु पुराण से। गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात जो है किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संकलित है। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। आगे हम लोग देख लेते हैं। कहा कि भारत भूमि यानी मातृभूमि कैसी है? विशाला, निर्मला, वात्सला या ए और बी दोनों या तीनों? तो तीनों है सर, विशाल भी है और निर्मला भी है कि नहीं? ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में जो कुल कितने पद है? 4, 5, 6 या 7? तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है। कितने पद है? 5 पद। आप लोग याद रखेंगे, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद है। कितने पद है? 5 पद है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जना एकत्व भावम वहंता वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में जो कौन सा पद रखेंगे? का है ना, का पत्र, ये एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे आ गया। का, कस्य, के या किम? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा के। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। 39 का क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है के इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। आगे फिर देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत, रामायण, काव्य मीमांसा या मेघदूतम? तो नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नीति श्लोक का पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। ये हम लोगों ने क्या किया सर? 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुका अब तक, है ना। हिंदी और संस्कृत खत्म किए। अब अपनी बारी है, आगे देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट लिया गया है। आगे अपने पास जो विज्ञान लिए हैं, विज्ञान में भी हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बस आप लोग दिल थाम के बैठिए, है ना, मन को टटोल के बैठिए, है ना। वीडियो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक बैठिए और पूरा वीडियो को देखने के बाद ही जाइए। और आपको कैसा लगता है वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइए। ठीक है, तो आगे देखिए। कह रहा है कि रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में या विद्युत सिग्नल में या वास्तविक प्रतिबिंब में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, विद्युत सिग्नल में। क्या हो जाएंगे? विद्युत सिग्नल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वो कौन सा है? समंजन क्षमता है, या लेंस मोटा हो जाता है, या लेंस पतला हो जाता है, या सिलियरी पेशियां जो है क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को जो समायोजित कर लेता है। तो ये कौन सा क्षमता है सर? ये समंजन क्षमता कहलाता है। ये कौन सा क्षमता कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे इन सारी बातों को। आगे आपका कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के जो है नेत्र में प्रवेश करता है। तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्र पटल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, परितारिका कहते हैं या पुतली कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? यानी कि जिस झिल्ली से होकर के प्रकाश जो हमारे नेत्र में प्रवेश करता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं सर। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, पेशियों के शिथिल होने पर जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर या 2.7 सेंटीमीटर? तो 44 का क्वेश्चन नंबर बी जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। क्या करें? पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी हो जाती है? तो इनकी हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन चलाने के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से जो है व्यक्तियों को, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस जो निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? जो है वर्धांत होते हैं या जो वर्धांत नहीं होते हैं, या मतलब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये थोड़ा मिस से इधर उधर हो गया है। यहाँ ए एवं बी दोनों होना चाहिए, यहाँ ए एवं बी दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा सर। ए एवं बी क्या हो जाएगा? ए एवं बी जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन गिर गया था।
क्या कीजिएगा, इनको भी नींद लग रही है। और मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, अभी मोटा मोटी 12:30 बजने जा रहा है और ये 12:30 बजे जो है आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सर इतना जग कर के इतना पीपीटी बनाने पे मेहनत लगता है। आप लोगों का थोड़ा सा तो कर्तव्य बनता है कि गुरुजी के लिए एक शेयर तो बनता है। आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि और भी किसी बच्चे का भला हो जाए और उनका भी जो टारगेट है 450 प्लस मार्क्स लाने का और उनमें 230 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में लाने का जो फिक्स प्लानिंग जो है वो यहाँ से पूरा हो जाए उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला कह रहा 45 नंबर में कि जब नज़दीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, या नेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर। फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है सर, घट जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा जो मस्तिष्क तक पहुँचता है, दृक तंत्रिका के द्वारा या मांसपेशियों के द्वारा या कचाप द्रव के द्वारा या सामान्य स्नायुओं द्वारा। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, दृक तंत्रिकाओं के द्वारा। किनके द्वारा सर, दृक तंत्रिकाओं के द्वारा, है ना। हमारे मस्तिष्क पे जो सिग्नल जो पहुंचाई जाती है वो किनके द्वारा पहुंचाई जाती है, तो वो दृक तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचाई जाती है। हमारे मस्तिष्क में सिग्नल जो है किनके द्वारा पहुंचाई जाती है, तो वो दृक तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचाई जाती है। आप लोग ध्यान पे रखेंगे इनको। आप लोग ये कर सकते हैं, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके जो है रख सकते हैं, और वीडियो को रिकॉर्ड करके जो आप इनको ऑडियो फॉर्म में सुनिए, लगा दीजिए। कभी लगाने के बाद जो इस वीडियो को आप ऑडियो फॉर्म में सुनिए, सुनने के बाद जो है ऑडियो फॉर्म में मतलब क्वेश्चन सुनते जाइए, उनका आंसर जो है आप देते जाइए। ठीक है, मैं इनका सही आंसर भी तो बताते जाता हूँ। इनसे आपका इतना गर्दा तैयारी हो जाएगा कि फिर आप फिर मैं उनको क्या कहूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ उन चीज़ों को। आगे फिर देखिए, अगला कह रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसके द्वारा बनता है, परितारिका के द्वारा या पक्षमाभी पेशियों के द्वारा या अभिनेत्र लेंस के द्वारा या कचाप द्रव के द्वारा। तो रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो ये अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है सर। किनके द्वारा बनता है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। 48 का मैं थोड़ा देख लूँ, है ना, साइंस में 48 अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है सर, नेत्र लेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास जो है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र लेंस के अंतरपृष्ठ पर या नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर या दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। यानी नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो है मात्रा को नियंत्रित किया जाता है क्या है यहाँ पे, पक्षमाभ पेशी द्वारा या पुतली द्वारा या कॉर्निया द्वारा या परितारिका के द्वारा। तो यहाँ मानव क्या कर, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो वो किनके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका सर कॉर्निया के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, नहीं, नियंत्रित जो किया जाता है वो परितारिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका मैं थोड़ा देख लूँ, पुतली के द्वारा करी जाती है, सॉरी यहाँ मिस हो गया, है ना। यहाँ आपका क्या हो जाएगा सर, पुतली के द्वारा हो जाएगा। 50 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, पुतली के द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुतली के द्वारा। एक बार मैं फिर से इनको बता देता हूँ। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है सर, किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पुतली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा, पुतली के द्वारा करी जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ हुआ करती है, बाकी मैं तो हूँ इंसान ही, थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाए तो आप लोग डीमोटिवेट नहीं होंगे कि फिर यहाँ पे सर गलत बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, जहाँ मुझे थोड़ा बहुत भी अगर कन्फ्यूजन लगेगा तो मैं 100% उस पर पहले मैं श्योर होकर के उनके बाद मैं उसका आंसर बताऊँगा। कारण मैं ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने थोड़ी ना आ जाता हूँ। एक वीडियो बनाने के पीछे उनके पीछे सर बहुत मेहनत होती है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें देखना पड़ता है। देखने के बाद तब आप लोगों के बीच आकर के मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो बताइए, कहता है कि 2-4 ख्वाब है मेरे जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी भले ही गुमनाम हो मेरे लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूँ, मौत में मशहूर चाहता हूँ। तो सर इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा जी जान लगा करके। वह कहा जाता है कि आपका जन्म किस परिस्थिति में हुआ है उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन आपकी मृत्यु किस परिस्थिति में होगा इसमें सारा का सारा आपका कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मेहनत तो करना
पड़ेगा सर। आगे देखिए, अगला कह रहा है 51 नंबर में कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका द्वारा, पुतली द्वारा या पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो इनका आंसर हो जाएगा सर, इनका आंसर हो जाएगा 71 का डी नंबर, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। किनके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, यानी आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा करता है, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह जो कार्य करता है? द्वारक, लेंस, फिल्म या जो है शटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, फिल्म। कैमरे का कौन सा भाग जो है आँख के रेटिना की तरह काम करता है? तो फिल्म। कौन सा भाग? फिल्म, है ना। कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? तो फिल्म, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला अपने पास कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, 0 एवं अनंत होते हैं या 25 डिग्री एवं 250 सेंटीमीटर के बीच होते हैं, है ना। 25 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर के बीच होते हैं या 25 सेंटीमीटर एवं अनंत के बीच होते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच होते हैं, ठीक है। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो रहता है उनको कम से कम जो है कोई चीज़ों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेगा, है ना। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेगा, तब बाकी उनसे अनंत भी जहाँ तक लेकर के जा सकेगा वहाँ तक उनको रखेगा, ठीक है। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को, ये मक्खी बोर्ड चलाने लग जाता है सर, है ना। अच्छा कोई नहीं, चलिए देखिए आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसी दृष्टि दोष को जो है अवतल लेंस के द्वारा जो है, ये मक्खी पता नहीं कहाँ से बैठ गया, कहाँ गया मक्खी, इसको भी बोर्ड चलाने का मन करता है सर, अब क्या किया जाए। आगे देखिए क्वेश्चंस कहाँ कहाँ भगा दिया। 54 नंबर कह रहा है कि किसी मतलब किस दृष्टि दोष को जो है अवतल और उत्तल लेंस दोनों से जो है बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को, दीर्घ दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को या मोतियाबिंद को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी द्विफोक्सी लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो वह जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास है, किस लेंस का उपयोग जो है, ये माछी जो परेशान करी जा रही है सर, है ना, किस लेंस का उपयोग कर जो है दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस का, या बेलनाकार लेंस का। तो किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए सर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी जगह अगर आप पूछ ले आपको कि मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान पर रखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष पे जो उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का, ठीक है। आगे देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करता है, और ऐसा हो पाने का कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, समंजन क्षमता, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, समंजन क्षमता, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला कह रहा है, जरा दूरदृष्टता क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि नेत्र की जो समंजन क्षमता घट जाती है, पक्षमाभी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती है, या नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है, या सभी कथन जो है सत्य है। तो इनका 58 नंबर का जो है 58 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है सर? घट जाती है। कह रहा है कि दृष्टता जो है, जरा दृष्टि दोष जो है, ये अगर उत्पन्न होता है तो ये क्यों उत्पन्न होता है सर? ये नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाने के कारण होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, या पक्षमाभी द्वारा, या परितारिका के द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी द्वारा। किनके द्वारा सर? पक्षमाभी द्वारा, ठीक है। तो मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किनके द्वारा? तो पक्षमाभी के द्वारा करी जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि दूरदृष्टता, है ना, दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, है ना, बड़ी वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष वाले जो होता है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी उनको जो दोष रहता है वही चीज़ों को वो साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाले जो दूर की वस्तु को ही देखेगा, निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा साफ साफ, ठीक है। समझ में आ गया बात सर? तो ये आपका हो गया 60 क्वेश्चन खत्म, और हम लोगों ने जो है 3 विषय का जर्नी पूरा कर लिया, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर
भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम लोगों ने देखते देखते सर कितना ख़त्म कर लिया, 60 ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर लिया। अब अपने पास 40 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, जिसमें सोशल साइंस और आपका मैथ है। तो चलिए सोशल साइंस में अभी हम लोग किसको पढ़ते हैं सर, इतिहास को पढ़ते हैं। और इतिहास का पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का निवासी था, फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था सर, ब्रिटेन का निवासी था। आगे देखते हैं हम लोग, कहा कि विश्व का पहला समाजवादी देश जो है था, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था सर, जर्मनी, फ्रांस, रूस या भारत। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था सर, रूस था। कौन था, रूस था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस पे। कहाँ पे हुआ था, रूस पे। ऑप्शन नंबर ए इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। कहाँ पे हुआ था, रूस में। आगे हम लोग देख लेते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था सर, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा, लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, लेनिन ने किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला कह रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल जो है क्या कहलाता है, बोल्शेविक कहलाता है या मेन सेविक कहलाता है या सरबराह वर्ग कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इनका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, मेन सेविक कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन सेविक कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था, 1861 में, 1867 में, 1905 में या 1975 में। तो इनका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सी होगा सर, मिस से कहीं कहीं टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा, 1905 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1905 में। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था का गठन कब हुआ था सर, 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, फ्रैंकफर्ट का संधि, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि या वायसराय की संधि या पेरिस की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत जो है प्रथम विश्व युद्ध से जो है क्या हो गया था, यानी किस संधि के तहत जो रूस जो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत जो है रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था सर, बाहर हो गया था। ठीक है, अच्छा देखिए मैं बार बार बताता हूँ सर, आपको अगर 230 में से 230 मार्क्स लानी है तो इनके लिए सर आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशली अब से लेकर के आपको एग्ज़ाम टाइम तक जो है 230 में से 230 ऑब्जेक्टिव का तैयारी का गारंटी मैं ले रहा हूं सर। और दूसरी बात है यहाँ की डेली आपको 7:30 बजे ये नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी अगर आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा पे शेयर करते, बहुत बच्चों तक ये पहुँच जाती है, तो मैं तब लाइव आना शुरू करूँगा। अभी हमारे पास लाइव आने के लिए उतना ज़्यादा संसाधन नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है सर, जिनके कारण जो है मैं अभी नहीं आ पाता हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, कमेंट बॉक्स में भर भर के अगर आपका कमेंट आता है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ सर कि मैं बहुत जल्दी आप सबके सामने लाइव आऊँगा। और ऐसे लाइव हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर के तब हम लोग पढ़ पाएंगे। कहेंगे मज़ा आ रहा है क्या, तो आप लोग सामने से जवाब देंगे बिल्कुल सर मज़ा तो आ रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों को करनी है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या यहाँ पे 1 मई होगा सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। मैं थोड़ा देख लूँ, ये क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में आपका जो है, हाँ ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को ही मनाया जाता है। तो वहाँ छूट गया है, यहाँ आपका क्या होगा सर, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट ओवेन ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था या लाला लाजपत राय ने किया था या लुई ब्ला ने किया था। तो इस ऐसा जो है किसने किया था सर, कार्ल मार्क्स ने किया था, है ना। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था सर, कार्ल मार्क्स ने किया था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या दास कैपिटल को या अप्रैल थीसिस को या इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादियों का बाइबिल जो है वो किसको कहा जाता है सर, दास कैपिटल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है। 69 का जो है 69 का भी ठीक है। अच्छा ये आपका पीछे चले गया, आगे फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम जो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था। कौन किया था, लेनिन ने तैयार किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का जो है उत्तराधिकारी कौन बना था, मेजनी, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या केरेंस्की। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था सर, स्टालिन बना था। आप लोग ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर रखेंगे कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो
लेनिन का उत्तराधिकारी जो है स्टालिन बना था। कौन बना था? स्टालिन। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था सर? स्टालिन बना था। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को आप लोग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा और रिकॉर्ड करके उनको बार बार जो है क्या करिएगा, सुनिएगा सर। यहाँ से डेली आपका 100 MCQ प्रैक्टिस होगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर 30 दिन तक आप 100 MCQ प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ से आपका 3000 ऑब्जेक्टिव जो है 1 महीना पे हो जाएगा। और अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये अभी आपका सितंबर चल रहा है, मोटा मोटी 3 से 4 महीना अभी भी आपके पास जो है समय एग्जाम का। तो सोचिए 12 से 13,000 ऑब्जेक्टिव आपका प्रैक्टिस हो जाएगा सर। और बहुत बार ऑब्जेक्टिव को आप क्या कर पाएंगे, रिवीजन भी कर पाएंगे। और एक अच्छे रिजल्ट में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी चीज़ की रहती है तो वो रिवीजन की रहती है सर। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पे आप चीज़ों को रिवीजन कर पाएंगे, आपको चीज़ें उतना ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। और अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे और अच्छा से मार्क्स भी आपको मिल पाएंगे सर, है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1919 में जो है ना, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की जो है स्थापना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने या रॉबर्ट ने? तो मैं देख लेता हूँ सर, 73 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये 73 नंबर का क्वेश्चन बी नंबर हो जाएगा सर। लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो 1919 में जो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था सर? लेनिन ने किया था। ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना। आगे हम लोग देख लेते हैं, वर्ग संघ के सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? तो फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने, कार्ल मार्क्स ने या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग संघ की जो है, वर्ग संघ सिद्धांत की व्याख्या जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। इनका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था सर? कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो अपने पास है। कह रहा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो मैक्सिको गार्की या कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स या कार्ल मार्क्स या लियो टॉल्स्टॉय? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा सर। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है, अच्छा ये नीचे आ गया, रूस के संसद को क्या कहा जाता है सर? रूस के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा सर। रूस के संसद को जो है क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था? तो 3 जनवरी 1905 को या 9 जनवरी 1905 को या 6 जनवरी 1905 को या 8 जनवरी 1905 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी 1905 को। ठीक है, 9 जनवरी जो है 1905 को। ठीक, खूनी रविवार कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं, रासपुटिन कौन था सर? समाज सुधारक था, भ्रष्ट पादरी था, दार्शनिक था या वैज्ञानिक था? तो रासपुटिन कौन था सर? रासपुटिन था भ्रष्ट पादरी। रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी। मैं थोड़ा देख लूँ, हाँ रासपुटिन कौन था सर? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा सर? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? पीटर का या अलेक्जेंडर द्वितीय का या निकोलस प्रथम का या निकोलस द्वितीय का? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा सर, निकोलस द्वितीय का। किनका? निकोलस द्वितीय। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। किनका था? निकोलस द्वितीय का शासन था। आगे हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी 1961 में, 1917 में, 1983 में या इनमें से कोई नहीं? तो इनका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1983 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1983 में। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चंस मैथ्स का आ गया। तो देखते देखते हम लोगों ने 4 विषय का ऑब्जेक्टिव सर ख़त्म कर लिया। और क्या लग रहा है आप लोगों को कितना समय? अभी मोटा मोटी जो है वीडियो अभी 40 मिनट की बन पाई है और 20 मिनट और मोटा मोटी शायद बनेगा, क्योंकि मैथ्स पे थोड़ा सा हल करके बनाना होता है। तो मैं वही कहूँगा सर, अगर आपको ऑब्जेक्टिव की बेहतर से बेहतर तैयारी करना है तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो को जो है उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइए जो बच्चे जो है अपना 230/230 का टारगेट पूरा करना चाहता है और उनका जो है मतलब उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ है सर। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को चर्चा करता हूँ सर, अगर आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर ही लेंगे। एप्लीकेशन अपना क्या है सर? स्टडी विथ एजे सर है। स्टडी विथ एजे सर आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च मारेंगे, वहाँ आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इनको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर आपको इस कोर्स को जो है, जैसे आप जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कहाँ करेंगे सर? मतलब किस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव को वहाँ पे ऑप्शन क्लिक करके पता कर पाएंगे कि ये आंसर सही है या गलत है? तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के डेली क्विज़ कर दीजिए। ठीक है, डेली क्विज़ दीजिए। वहाँ पे आपको मतलब इसी से कुछ क्वेश्चन जो है छाँट के दी जाती है। अब वहाँ पे देखिए कि कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। उनमें जितना क्वेश्चन को आप सही करते हैं उन सारे क्वेश्चन को क्या करिए सर, वो सारे मतलब फिर से आप यूट्यूब पे आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा जरूर जाइए कि सर हमने जो है 30 में 30 मार्क्स लाया, 40 पे 40 मार्क्स लाया। इस तरह से आप लोग कमेंट करके जाइए। तो आपके लिए जो है इनमें
सिर्फ और सिर्फ जो है इसको मतलब इनके प्राइस जो है कितना रखा गया है 149 रखा गया है सर, 149 रुपया, मात्र 149 रुपया। डेली आप वहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक कौन होंगे, तो इनका शून्यक निकालना पड़ेगा सर यहाँ पे। चलिए हम लोग तो हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ये कर लूँ, इनका कलर मैं थोड़ा बदल लेता हूँ सर। इनका कलर मैं कौन सा कर दूँ, ये कलर कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के सर शून्यक क्या होंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या है सर, अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस कितना है 2 है। तो इनको जब यहाँ पे आप हल करिएगा, चलो मैं इसी यहीं पे हल करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जब इनको हल करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना होगा 6 दूना 12, उधर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इधर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और उधर बराबर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, कोना कोनी ये ऐसे गुना होगा। तो अब इनको 12 छक्के 72, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 9x और माइनस 8x और यहाँ लिखेंगे माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ से 3x को अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस कितना बचेगा सर 3 बचेगा, और माइनस यहाँ पे अगर 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी 2x प्लस कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा बराबर 0। अब इनको जब हल करिएगा यहाँ से तो 3x माइनस 4 बराबर भी 0 रखेंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ये पहला निकला। और दूसरा जो यहाँ पे अगर x बराबर आप निकालेंगे तो माइनस 3 कितना निकलेगा 2 निकलेगा। एक तो माइनस 3/2, एक आपका 4/3, तो माइनस 3/2 और 4/3 ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर, मैंने बता रहा हूँ, आना भी चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि इतना में बहुपद का घात होगा। देखिए सर, किसी भी बहुपद में उनका घात पहचानने के लिए आप चर का मैक्सिमम पावर जो है उनको देख लीजिए, वही उस बहुपद की क्या हो जाती है, घात हो जाती है। तो यहाँ चर आपको x दिख रहा है और x में सबसे अधिकतम पावर कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि बहुपद इतना के घात होंगे। यहाँ भी वही कह रहा है सर, चर क्या दिख रहा है y दिख रहा है, y का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 2, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि इतना बराबर क्या होगा। जब इनको आप जब हल करोगे, जैसे वाई स्क्वायर को 1/y से जब गुना करोगे, वाई स्क्वायर को 1/y से गुना करोगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर को 3 से गुना करोगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2y में से 1y खत्म हो जाएगा तो 1y बचेगा, तो y पे 1 पावर प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर। तो ऐसा देखिए कहाँ है सर, y प्लस 3y स्क्वायर, y प्लस 3y स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि f ऑफ x बराबर इतना है तो f ऑफ 1 का मान बताइए। यानी कि यहाँ पे अगर f ऑफ 1 देते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 देना होगा, तो 1 पर 3 पावर माइनस 5 × 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 माइनस यहाँ पे 5 होगा, प्लस कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 2, तो 2 2 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, तो 5 माइनस 5 और घट के कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही है ना चीज़ें, आप लोगों को आना भी चाहिए सर। चलिए आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि रैखिक बहुपद इतना कि शून्यकों की संख्या होगा। तो जब भी आपको रैखिक बहुपद बोले सर, आंख बंद करके आप समझिए कि रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 1 होते हैं। रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं सर, 1 होते हैं। द्विघात के कितने होते हैं, 2 होते हैं। त्रिघात के कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इस तरह से जितना घात उतने शून्यक होते हैं उनके। आगे कह रहा है शून्य कितना वाले द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होगी, तो द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। तो जब भी आपको शून्यक दे रखे और उनमें बहुपद की संख्या बोले तो सर आंख बंद करके आप अनंत मारेंगे। क्या मारेंगे, अनंत। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा सर, अनंत हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर देखिए, अगला अपने पास दे रखा है कि द्विघात बहुपद इतना के जो है शून्यक जो है शून्यक होंगे, है ना। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, धनात्मक या ऋणात्मक। तो सर इनके लिए पहले निकालना पड़ेगा। जैसे अपने पास एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है 12x है प्लस कितना है सर 35 और बराबर कितना है 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 12 को आप कैसे लिखोगे जी, यहाँ पे 35 मिलेगा तो 7x प्लस कितना लिखेंगे सर 5x। तो 7 5 12 भी हो गया और 7 5 35 भी हो गया, और यहाँ 35 बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो x प्लस कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से अगर 5 को कॉमन लूँ तो यहाँ भी कितना होगा x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से होगा कितना तो x प्लस 7 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग x बराबर निकालेंगे तो x बराबर निकलेगा -7, और यहाँ से जो है x बराबर कितना निकलेगा तो -5। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों शून्यक जो निकला है माइनस में ही निकला है। किस में निकला है, माइनस में, यानी ऋणात्मक में निकला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल में बिना आप हल किए सर नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हल करना है, दिल थाम के बैठिए, मैं हल करके बताऊंगा। अगर आपको कुछ करने का मन नहीं है, पेन कॉपी लेके भी बैठने का मन नहीं, तो बिल्कुल आप देखिए आराम से,
बाद में आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख करके कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है तो एफ ऑफ वन, अभी तुरंत हम लोग ऐसे ही सवाल को प्रैक्टिस किए थे, फिर एक बार कर लेते हैं। जैसे एफ ऑफ वन निकालना है तो यहाँ वन बैठाएंगे तो वन ही होगा, माइनस यहाँ वन बैठाएंगे तो वन गुना होकर के वन ही होगा, वन को 5 से गुना करेंगे तो वही होगा, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस यहाँ पे 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4, 4 पे 1 जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा, 4 पे 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 घटेगा 0। मुझे लग रहा है कि सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे हो गया है सर, देख लेता हूँ मैं थोड़ा। हाँ 28 के बाद 29, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 25 नहीं, अलग था थोड़ा, बट आंसर यहाँ संजोग से सेम निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे फिर देख लेते हैं पी ऑफ एक्स बराबर इतना में जो है शून्य का मान होगा। जैसे ये देखिए अपने पास क्या दे रखा है सर, ये वाला दे रखा है, यानी कि पी ऑफ एक्स बराबर जो अपने पास दे रखा है ए एक्स प्लस क्या दे रखा है बी, तो शून्य का मान बोल रहा है। इस टोटल को शून्य के बराबर अगर रखेंगे तो यहाँ से एक्स का मान निकलेगा माइनस बी बटे क्या निकलेगा सर, ए निकलेगा, माइनस बी बटे ए। तो ऐसा ये आपका बी जो है, बी आपका क्या है सर, यहाँ पे बी आपका अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद। और ये जो है आपका ये क्या है, ये जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का क्या है गुणांक है। तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं अचर पद, अचर पद बट्टे क्या लिख सकता हूँ, तो एक्स का गुणांक, अचर पद बट्टे क्या लिख सकता हूँ सर, एक्स का गुणांक। तो ये अचर पद आपका माइनस में है, यहाँ आप माइनस लगा सकते हो, तो माइनस अचर पद बट्टे क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। तो अचर पद बट्टे एक्स का गुणांक ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। अगला कह रहा है बहुपद इतना में जो है एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर -3 रखे तो पी ऑफ 0 प्राप्त होता है तो शून्यक होंगे। सर सीधी सी बात हुआ, इस मान को जो यहाँ पे इसमें बैठाने के बाद अगर 0 आ रहा है तो ये इनका शून्यक होगा। इस मान को यहाँ पर बैठाने के बाद अगर 0 आ रहा है तो ये इनका क्या होगा, शून्यक। तो शून्यक वही होगा, यानी -2 को -3 हो जाएगा, जो यहाँ दे रखा है वही यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे फिर देख लीजिए, अगला कह रहा है कि त्रिघात बहुपद इतना का जो शून्यक केवल होंगे, त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक वो बैठा के आप देख लीजिए कौन कौन होगा। जैसे 0 यहाँ बैठाएंगे तो 0 होगा, यहाँ भी 0 बैठाएंगे तो 0, 0 0 0 ही हो गया, तो एक शून्यक तो ये भी है सर, ऑप्शन नंबर ए भी है। उसके बाद 1 अगर बैठाएंगे तो 1 बैठाएंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे भी 1 ही होगा, तो ये घट के 0 होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हो रहा है, यानी 0 भी शून्यक है और 1 भी शून्यक है। अब यहाँ जब अगर 2 बैठा के देखेंगे इसमें, तो 2 में 3 पावर अगर करिएगा और 2 में 2 पावर करिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो घट के कितना बच रहा है सर 4, तो 4 बच रहा है, तो ये तो शून्यक हो नहीं रहा है। तो इनका दोनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 भी होगा और 1 भी होगा। कौन होगा, 0 और 1 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला अपने पास कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्यक आपको दे रखा है तो द्विघात बहुपद मांग रहा है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो सर। इनका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इनको अल्फा मान लेंगे, इनको बीटा मान लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है ना। तो अल्फा 2 है, बीटा कितना है सर 6 है, तो यहाँ पे कितना होगा x² माइनस 6 2 8, 8 पे x गुना करेंगे तो 8x प्लस 6 दुना कितना हो जाएगा 12, तो x² माइनस 8x प्लस कितना हो जाएगा 12। तो इनका ऑप्शन नंबर जो है देखिए कहाँ पे, x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर डी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही है चीज़ें, चलिए आगे और देखते हैं, बस हम लोग मंजिल की ओर पहुंचने ही वाले हैं। करा निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक जो है -2 और 6 है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक जो है -2 और क्या है सर 6 है। तो यहाँ भी वही चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले को अल्फा माने तो दूसरे को बीटा, तो x² माइनस अल्फा, अल्फा की जगह -2 और बीटा की जगह 6, तो इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा इतना है गुना बीटा इतना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे ये दोनों घटने के बाद कितना बचेगा सर 4 बचेगा, 4x और ये 6 दुना 12 तो -12 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो x² माइनस 4x माइनस 12, x² माइनस 4x माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ अगर शून्यक दिया है और इधर अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो यहाँ माइनस अगर में है तो यहाँ एक्स के रूप में वो प्लस पे हो जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। कल की क्लास अगर आपने अटेंड किया है तो वहाँ से आपको समझ में आया होगा कि बहुपद वही नहीं होता है जो बट्टे में रहता है। जैसे यहाँ तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, आगे आपका ऑप्शंस कट गया है, वो देख लीजिएगा। जो बट्टे में रहेगा यानी जो नीचे पे रहेगा या जिस पे माइनस पावर रहेगा या जिस पे रूट लगल रहेगा तो वो सब बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग पहचान ही लेंगे। आगे आपका क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो सीधी सी बात है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है,
कितनी होती है, 2 होती है। और देख लेते हैं क्वेश्चन अगर है तो, और क्वेश्चन से एक है, यदि बहुपद इतना मतलब हो तो पी ऑफ 1 का मान, यहाँ अगर 1 बैठाएंगे, जैसे देखिए इसमें अगर 1 बैठाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस कितना होगा 12, तो 1 प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा 12, ये दोनों हो गए 6, और यहाँ पे घट के कितना बचेगा सर -6 बचेगा। कितना बचेगा -6, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है ना, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, सर यहाँ शून्यक निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस कितना है सर 55, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इनको लिख सकते हो वाई स्क्वायर 55 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 11y प्लस कितना लिखिए 5y, तो 11 5 55 और 11 5 16 भी हो रहा है, और यहाँ 55 बराबर 0 भी रखना है, शून्यक निकालना है ना, तो y अगर कॉमन लेंगे तो y प्लस यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y प्लस कितना होगा 11 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर y का मान आप निकालेंगे तो यहाँ से आपका y का मान जो है, y का मान -11 निकल जाएगा ये वाला के लिए, और यहाँ से y का मान जो है ये और ये वाला की निकालेंगे तो -5 निकल जाएगा, तो 11 और -5 है ना, -11 और -5 यानी दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इनका क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। मतलब लगभग सवाल जो है सिमिलर सवाल ही है, एक जैसा सवाल है, जिनके कारण मैं ये करता हूँ सर, थोड़ा स्पीड खींच लेता हूँ। कोई दिक्कत अगर मैं आप लोगों से स्पीड भी खींचूँ तो आपका समय तो बच रहा है ना सर, कम समय पे ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे देखिए, शून्य कितना वाले बहुपदों की संख्या होती है, तो आप तुरंत अभी हमने समझाया था कुछ देर पहले कि 2 शून्यक दे रखे और उनके बहुपद की संख्या बोले तो आप क्या मारेंगे सर, अनगिनत मारेंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत, मुझे लग रहा है शायद ऑब्जेक्टिव और नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया ख़त्म। यहाँ पर फिर मैं एक बार चर्चा कर दूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है टोटल क्लास खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा है 230/230। मैं आप लोगों को कल भी चर्चा करके बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम पे जो मतलब खास करके क्लास 10th का जो एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम में आपका 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 230 नंबर का सब्जेक्टिव है जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों रहते हैं। तो मैं अभी स्पेशली खास करके जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें हमारा मिशन है कि 230/230 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। बाकी सब्जेक्टिव में तो मैं करवा ही रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं मैं उनमें तो करवा रहा हूँ, वो सारे वीडियोज़ है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि वो सब्जेक्टिव का वीडियो अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन पे जाकर के आप ये करिए सर 149। अब सर एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम है स्टडी विद एजे सर। एप्लीकेशन का नाम क्या है सर, स्टडी विद, है ना, स्टडी विद क्या है सर, एजे सर है। तो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जैसे आप सर्च मारेंगे तो वहाँ आपको नंबर 1 में ही मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल करने के बाद 149 रुपया आपका जो है फी रखा गया है, उनको आप कोर्स को परचेज कर लीजिए। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें आपका ये हो जाएगा कि अगर आपने वीडियो को लास्ट तक बना है, वीडियो अगर लास्ट तक आपने देखा है, तो आपने जितना 100 ऑब्जेक्टिव जो भी प्रैक्टिस किया उस 100 ऑब्जेक्टिव का आप टेस्ट करा देंगे, तो वो एप्लीकेशन पे जाकर के आप डेली टेस्ट पे क्या कर सकते हैं, अपना टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को वहाँ देख पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर वीडियो के लास्ट तक बने हैं तो कोर्स को ज़रूर परचेज करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी बताएंगे, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद।